आज तक हमने बड़ों से यही सुना है कि सब भाग्य का लेखा जोखा है। तो अगर सब लिखा हुआ ही है तो क्या ज्योतिष उसको चेंज कर सकता है? ये भी एक मिथ है। कोई भी कुंडली अच्छी बुरी नहीं होती। उसके लिए वो कर्म लिखा हुआ है। देखो, डेस्टिनी है ना, फिक्स है। डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता। एस्ट्रोलॉजी भी नहीं बदल सकती, ना ही वास्तु बदल सकता है। हम कहीं पर डेस्टिनी पे यानी कि रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, तो रोड तो फिक्स है हमारा, एंड व्हीकल भी हमारा है फिक्स। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? क्या रोड चेंज कर सकते हैं? रोड चेंज नहीं कर सकते। व्हीकल हम चेंज कर सकते हैं, व्हीकल को अपडेट कर सकते हैं। तो जो गीता में लिखा हुआ है कि आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो ये दोनों सेंटेंस थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहे हैं आपको? सब कुछ बोलेंगे तो ये सब रेमेडी बता रहे हो, पैसे की रेमेडी तो बता ही नहीं। अपने राम भगवान की बात की तो हम उनकी जब लाइफ देखते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल थी। तो क्या उनको पता था कि उनकी लाइफ में ऐसा स्ट्रगल आने वाला है? वो राजा थे तो उनके पास भी ज्योतिष होंगे, उन्होंने भी अपनी कुंडली देखी होगी। तो उनको पता होने के बावजूद भी वो कैसे ऐसे हर डेस्टिनी के पास गए और एक ऐसे क्रिएट हुआ ये सब? भगवान जो राम भगवान ले या फिर कृष्ण ले, वो सब अवतार है। वो तो लीला करने आते हैं। तो उनको तो पहले से सब पता है कि वो क्या होगा जीवन में और कैसे होगा, कैसे घटित होगा। वो एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि यही है, ऐसा ही। क्या एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से कोई उसका मिसयूज कर सकता है? तो मैं यहाँ पे है ना अपने व्यूअर्स को कुछ रिचुअल्स बताना चाहूंगा। वो रिचुअल्स फॉलो करने से उनका जीवन काफी चेंज होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक मिथ है कि ज्योतिष के पास नहीं जाना चाहिए, वो लूट लेंगे। मतलब एक बार जाओगे तो बार बार जाना पड़ेगा, हर 6 महीने के बाद नए प्रॉब्लम्स बताएंगे आपकी लाइफ में और आपसे पैसे ले जाएंगे। हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर लोमेश दवे, जो एक्सपर्ट है एक ऐसी फील्ड में जिसका नाम है एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। अभी एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट होता क्या है? हाउ वी कैन कनेक्ट एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु टू क्रिएट एनवायरमेंट्स दैट प्रमोट health, wealth, and happiness. Namaste and welcome. This is Raj from Radical Tech Art, your process automation strategist. आज हम बात करेंगे कि कैसे घर के या ऑफिस के डायरेक्शन को हम एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल के साथ जोड़कर हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। वेलकम लोमेश भाई हमारे रेडिकल टॉक शो पे आने के लिए। एंड हम ये अभी जो पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट करेंगे, मुझे आपके पहले बैकग्राउंड से जानना है कि एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट को आपने कैसे चुना? नमस्कार सभी व्यूअर्स को। एस्ट्रोलॉजी ये विद्या है, मैं कहूँगा कि मैंने इस विद्या को चुना, या मैं ऐसा कहना चाहूँगा इस विद्या ने मुझे चुना, क्योंकि ये जो साइंस है ना वो डिवाइन कॉस्मिक साइंस है। सो मैं कहूँगा कि इस विद्या ने मुझे चुना। इसका स्टोरी ऐसा है कि आज से कुछ 8 साल पहले एक मित्र मेरे ऑफिस पे आए थे। तब मैं कोचिंग एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री में था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके जो यहाँ पे वॉशरूम है वो गलत दिशा में है एंड वहाँ पे पानी लीकेज था। तो बोला कि पानी लीकेज है ना तो आपको ये प्रॉब्लम आपको होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मैं इन सब बातों में नहीं मानता हूँ, मैं वास्तु में नहीं मानता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं मानता हूँ। तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि तुम साइंस स्टूडेंट हो ना? मैंने बोला यस, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने बताया कि साइंस स्टूडेंट ऐसा नहीं कहते कि मैं इसमें मानता हूँ या इसमें नहीं मानता हूँ, वो चीज़ों को करके देखते। तो उन्होंने मुझे 4 से 5 चीज़ें ऐसी बताई कि आप करो और 15 दिन में आप उसका रिजल्ट मुझे बताना। और मैंने जब वो चीज़ें की, उन्होंने जो बताई थी वो, और मुझे उसके एकदम टेंजिबल रिजल्ट्स दिखे, और फिर मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया कि हमारे आसपास का जो वातावरण एंड जो प्लानेटरी इन्फ्लुएंस है वो किस तरीके से हमारे जीवन में हमें इफेक्ट करता है। और इस तरीके से मेरी एस्ट्रोलॉजी वास्तु में जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, सो लोमेश भाई मुझे आप ये बताओ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, और मतलब जब भी किसी ज्योतिष के पास जाते हो तो सारे ग्रहों की बातें बताते हैं कि ये ग्रह अच्छा नहीं है आपका, आपको इसके ऊपर काम करना है। तो मुझे थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाओ कि ये जितने भी ग्रह है वो हमारे शरीर के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? तो एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा ब्रीफ में समझाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो उसको भी मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। ओके। तो सबसे पहले है ना, एस्ट्रोलॉजी लोग ऐसा मानते हैं कि भाग्य को दिखाता है। कई लोग मुझे मिलते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते, हम कर्मा में मानते हैं। तो एक्चुअली में मैं सब व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली कर्मों पे ही काम करता है। हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं। हमारे संचित कर्म है, हमारे प्रारब्ध कर्म है, एंड हमारे क्रियामान कर्म है। यानी कि संचित कर्म क्या है कि हमारे कई सारे जन्मों के संचित कर्म जुड़े हुए हैं, यानी कि कई कर्म हमारे ऐसे बने हुए हैं जो उसके फल हमें नहीं मिला। तो संचित कर्मों में से इस जन्म में
जो फल हमें मिलने वाला हो उसको जो प्रारब्ध बोलते हैं कि इस जन्म में ऐसा 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 होगा, वो प्रारब्ध कर्म हम कुंडली से देख सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे इसमें कि कर्मों का फल तो हमें तुरंत मिल जाता है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा, अगर पिछले जन्म में आपने मरते समय आम का पेड़ बोया हो, ठीक है, और आप मर गए, तो उस आम का पेड़ जब बड़ा होगा 20 साल बाद, तभी तो उसके फल मिलेंगे। तो कई सारे कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है, जबकि कई सारे कर्मों का फल हमें इस जन्म क्या, हमें आने वाले 2-3 जन्मों के बाद भी मिल सकता है। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ इसके ऊपर, महाभारत की, कि भीष्म पिता जब बाण सैया पे सो रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, तब कृष्ण उनसे मिलने आए। तब कृष्ण ने भीष्म जी के सामने जब खड़े थे, तब भीष्म ने कृष्ण जी को पूछा कि हे भगवान, मैंने मेरे पूरे जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं किया है, तो मुझे ऐसी बाण सैया पे मैं क्यों पड़ा हूं, मुझे आप कृपया करके मुझे जवाब दें। तो कृष्ण भगवान उन्हें ऐसी शक्ति देते हैं कि वो अपने पिछले जन्मों को देख पाए। तो जब कृष्ण जी उनसे दूसरे दिन फिर से मिलने गए, तब विश्व पिता ने फिर से उनको कहा कि मैं अपने पिछले 50 जन्मों को देख के आया हूं भगवान, मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो मुझे ऐसा फल क्यों। तो भगवान बोलते हैं कि और पीछे जाके देखो। तब फिर से विश्व पिता और पिछले जन्म को देखते हैं कि क्या मैंने किया है। फिर जब कृष्ण उनसे मिलने आए तो उनको पूछा कि जवाब मिला आपको। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हाँ, ये 100 जन्मों पहले वो राजा थे और एक रास्ते से जा रहे थे, तो वहां पे बीच में एक सांप पड़ा था, पर मैंने कहा कि सांप को हटा दो। तो वहां से उनके कोई 2 लोग गए और उनको भाले से उठा के उस सांप को झाड़ियों में फेंका। जब झाड़ियों में उस सांप को फेंका तो सारे जो कांटे थे उस सांप के बॉडी में फंस गए, एंड वो सांप वहीं के वहीं उछल के मर गया। और उसका जो फल था, प्रारब्ध का फल था, वो इतने जन्मों के बाद अब उनको यहाँ मिल रहा है, क्योंकि इतने जन्म बीच में उनका पुण्य बहुत पावरफुल था, तब उनका फल उनको नहीं मिला। लेकिन इस जन्म में कुछ ऐसे कर्म हुए जैसे वो पाप का पावर बढ़ा और उनको ये फल इस जन्म में उनको मिल रहा है। तो कर्म सिर्फ इस जन्म के तो ऐसे नहीं है, कर्म तो बहुत आगे के पिछले जन्मों के हमारे हैं, और वो जन्मों के फल हमें कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो हम अपनी कुंडली से देख सकते हैं। तो मैं एस्ट्रोलॉजी को ऐसा कहता हूँ कि वो जीपीएस सिस्टम है। जैसे हम यहाँ से कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो गूगल मैप के अंदर जैसे हम लोकेशन डालते हैं तो हमें वो रास्ता दिखाता है कहाँ से कैसे हम जाएंगे। उसी तरीके से हमारे जीवन को देखने के लिए कि हमारे जीवन की जर्नी जो है वो किस तरीके से हम जिएंगे, कब कैसे क्या होगा, यानी जो 5 why and 1 H का जो आंसर हम जो लेते हैं कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा और कैसे करना है, उसका एक्यूरेट आंसर हम एस्ट्रोलॉजी से पा सकते हैं। तो ज्योतिष जो है हमें, जैसे एक आपने सूत्र सुना होगा, संस्कृत में एक श्लोक सुना होगा, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यानी कि जो पूरा ब्रह्मांड है ना वो हमारे शरीर में, और हमारे जो शरीर में वो पूरा ब्रह्मांड में है। तो आपका जो सवाल पे मैं आता हूँ कि किस तरीके से हमारा बॉडी और ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, या फिर बॉडी एंड वास्तु जुड़ा हुआ है, मैं कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि सूरज है, चंद्रमा है, तो सूरज क्या है, सूर्य जो है ना वो हमारे बॉडी में पित्त है, या फिर मैं कहूँगा राइट आई जो है वो सूर्य है, हमारे बॉडी में जो हड्डियां है वो सूर्य है, कैल्शियम है जो सूर्य है। चंद्रमा क्या है, हमारा मन है। तो आपने देखा होगा कि जब भी पूर्णिमा आती है तो क्या होता है कि जब चंद्रमा नजदीक आता है तब समुद्र में क्या होगा, बर्फी आएगी। तो आप देखना उसी समय पे साइंटिफिक रिसर्च हुआ है कि जो पागल लोग हैं हॉस्पिटल में ज्यादा पागल हो जाते हैं, या फिर मैक्सिमम एक्सीडेंट भी उन्हीं समय में होता है, क्योंकि मन उस समय बहुत ज्यादा विकलित है। तो चंद्रमा जो है कनेक्टेड हमारे बॉडी से इस तरीके से है, क्योंकि समंदर का जो पानी है तो हमारे बॉडी में भी 70% पानी है, तो वो भी उतना हलचल करता है। तो ऐसे चंद्रमा, जैसे मैंने सूर्य कहा, ऐसे मंगल, हमारे बॉडी में जो मसल्स है, जो ब्लड है, वो मंगल का है, लाल कलर का। हमारे जो वाणी है, जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो सब मरकरी बुध की है, जो स्किन है वो बुध की है। हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो सुंदरता है, वो शुक्र की है। हमारी किडनी भी शुक्र से हम देखते हैं। गुरु क्या है, हमारे बॉडी में जो कफ एलिमेंट है वो गुरु है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो गुरु का है, जो ज्ञान है वो गुरु का है। हमारे बॉडी में जो शरीर में शनि क्या है, तो शनि जो है ना तो वायु तत्व है, या फिर जो स्केलेटन है पूरा वो शनि से देखते हैं। राहु केतु क्या है, तो हमारे अंदर इमेजिनेशन जो होता है, इमेजिनेशन राहु है। केतु क्या है, तो
वो इंट्यूशन है। वो राहु एंड केतु जो है ना, वो 2 ग्रह छाया ग्रह है, तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो इंटेंशन एंड इमेजिनेशन फॉर्म में है। ओके, तो इस तरीके से बॉडी में हम सभी प्लैनेट्स को हम देख सकते हैं कि ये बॉडी में ये प्लैनेट इस तरीके से है। अब जब कुंडली में कोई प्लैनेट एफ्लिक्शन में होगा, जैसे एग्जांपल मंगल अगर किसी का एफ्लिक्शन में है राहु से, तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बना, तो उसके ब्लड में क्या होगा, राहु आया तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, या फिर मसल्स में पेन देगा, या थर्ड गुस्सा ज्यादा करवाएगा। तो इस तरीके से हर एक प्लैनेट की इफेक्ट बॉडी पे ऐसे होती है, और इसी से हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं हम चेक कर सकते हैं। ओके, सो नोमेश जी, ये आपने एस्ट्रोलॉजी को बहुत डीप में समझाया कि कैसे साइंस के साथ कनेक्टेड है। अब मुझे आप ये बताओ कि आपने लिखा है एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, तो एस्ट्रो के साथ वास्तु आपको कैसे मतलब कंबाइन करने का मतलब सोच आया, वो थोड़ा डिटेल में समझाइए। जी, सो वास्तु है ना, मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था वास्तु से सीखना कि वास्तु कैसे काम करता है। तो मैंने देखा कि वास्तु काम करता है 5 तत्वों पे। जो 5 तत्व आपने सुने होंगे, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व एंड मेटल एलिमेंट। ये 5 तत्व नेचर में है, और वही 5 तत्व हमारे शरीर में भी है। तो वो 5 तत्व हमारे जो प्रीमाइसिस होता है, वो घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, वो सब जगह सेम बताए गए हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में जल तत्व है, ईस्ट डायरेक्शन में एयर तत्व है, साउथ में, साउथ ईस्ट से चालू करके साउथ तक अग्नि तत्व है, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में पृथ्वी तत्व है, एंड वेस्ट साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक मेटल एलिमेंट। तो ये 5 तत्व घर में है, 5 तत्व शरीर में है, एंड वो जो 5 तत्व घर में है, उसको अगर नेगेटिव एक्टिविटी वहां होती है, एंटी एक्टिविटी होती है, एंटी एलिमेंट होता है, तब वो डिस्टर्ब होता है। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्थ में पानी बताया गया, अगर नॉर्थ में आप किचन बनाओगे तो आपको क्या होगा, वहां पे एंटी एलिमेंट हो गया, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। या फिर अग्नि कोण में साउथ ईस्ट में बताया गया कि वहां पे किचन होना चाहिए, क्योंकि अग्नि है, फायर एक्टिविटी वहां हो, वहां पे आपने वॉशरूम बनाया हुआ है या फिर वाटर एक्टिविटी वहां पे कर रहे हो, तो आपको बुरा प्रभाव देगी। सो ये जब मैंने सीखा जाना, फिर मैंने क्या किया, एज ए साइंस स्टूडेंट मैंने उसको प्रैक्टिकली हर जगह देखना स्टार्ट किया कि क्या साउथ ईस्ट में बना हुआ पानी का स्टोर है, या फिर नॉर्थ से बनाया हुआ किचन क्या उतना बुरा प्रभाव देता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कई जगह पे तो बुरा प्रभाव देता है, लेकिन मैंने देखा कि कई जगह पे कुछ नेगेटिव प्रभाव मुझे नहीं दिखे। तो मुझे देखा कि इसमें कुछ और डीप चीजें होंगी जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है। तो कई लोगों को तो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, लेकिन कई लोगों को नेगेटिव प्रभाव नहीं मिल रहे हैं, वो बहुत सुखी जिंदगी जी रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि अगर आप देखो कि फ्लैट्स में तो 30-40 माले की बिल्डिंग होती है, और हर एक की एंट्री सेम जगह पे है, किचन सेम जगह पे है, बेडरूम सेम जगह पे है, वॉशरूम सेम जगह पे है, स्टडी टेबल सेम जगह पे है। तो हर एक घर में आप जाके ऑब्जर्व करो तो हर एक की लाइफ तो अलग अलग चल रही है। कोई बहुत सारा फ्लरिश कर रहा है, सक्सेस पा रहा है, तो कई माइनस में डूबे हुए हैं, हेल्थ के इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है। तो इसको समझने के लिए मैंने जब डीप गया तो मुझे पता चला कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है। तो एस्ट्रोलॉजी को जब मैंने स्टडी किया तो मैंने ये पाया कि राशियों के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग लोगों को सूट होती है। तो कुंडली को जब देखा एंड मैंने उन दिशाओं को देखा, फिर मुझे पता चला कि इस डायरेक्शन में इन लोगों को ये डायरेक्शन बहुत सूट होती है, इसलिए ये लोग ग्रो कर रहे हैं, और ये डायरेक्शन इन लोगों को नुकसान दे रही है, इसलिए ये लोगों को ये इस घर में उनको सूट नहीं कर रहा। तो मुझे पता चला कि हर एक इंसान के लिए डायरेक्शन कौन सी सही कौन सी अलग, वो अलग होगी। कौन सा जोन किसको सूट करेगा नहीं करेगा वो अलग होगा। यानी कि जैसे कि आप आयुर्वेद में देखते हैं कि वात, पित्त एंड कफ अलग अलग प्रकृति होती है, एंड अलग अलग लोगों के लिए सेम बीमारी की भी दवाई अलग होगी। उसी तरीके से वास्तु में भी एस्ट्रोलॉजी को क्लब करने से बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो हर एक के लिए हर कोई जोन सूट करेगा ऐसा नहीं है, राइट। जैसे साउथ की एंट्री बुरी कही गई है, लेकिन साउथ की एंट्री में भी बहुत सारे पैसा कमाने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से स्पेसिफिक इज टेरिफिक, यानी कि आप जब स्पेसिफिक हो जाते हो एस्ट्रोलॉजी से हो पाओगे आप, इसलिए एस्ट्रो वास्तु को क्लब करके ही हम एक्यूरेट रिजल्ट पा सकते हैं। इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को मर्ज किया। ओके, मुझे दूसरा ये जानना है रमेश भाई कि ये जो ट्रेडिशनल वास्तु था हमारा और अभी के जो एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट जो आते हैं और समझाते हैं, तो उन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस रहता है? जी, सो ट्रेडिशनल वास्तु में क्या था कि ट्रेडिशनल वास्तु में जैसे बताया मैंने आपको
कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, साउथ ईस्ट में किचन बनाया हुआ है, साउथ वेस्ट में आप मास्टर बेडरूम बना दो, नॉर्थ वेस्ट में आप स्टोरेज बना दो। ऐसे कुछ फिक्स रूल्स सिस्टम से काम किया जाता था। तो देश काल पात्र के अनुसार चीजें चेंज हुई। और अब जब घर अलग तरीके से पूरे बनने लगे, जैसे कि पहले टॉयलेट घर में नहीं बनते थे, या फिर मोबाइल फोन पहले नहीं थे, टीवी घर में नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं था, तो ये सब चीजें नहीं थी, इतनी लाइटिंग्स नहीं थी। तो जब ये सारी चीजें पहले नहीं थी, इन सब का मेंशन कहीं पे शास्त्रों में नहीं। तो हर एक जो प्लेनेट है ना, वो घर में अलग अलग चीजों को दर्शाता है। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे एग्जाम्पल, मोबाइल फोन राहु है, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम जो है वो राहु होगी। अगर आप देखो एसी देखो या फिर फ्रिज देखो तो वो शनि का है, क्योंकि वो एयर एलिमेंट है, वो स्टोरेज भी करता है, वो ठंडा भी है। तो हर एक, जैसे किचन हो गया तो वो मंगल है, तो घर में किताबें हो गई तो बुध की है, कम्युनिकेशन डिवाइस तो बुध हो गया, टॉयलेट्स है तो वो राहु है। तो हर एक प्लेनेट के आधार पे, जैसे क्रॉकरी हो गई तो शुक्र की है, गुरु है तो मंदिर है, या फिर धार्मिक पुस्तकें है, या फिर आपके वैल्यूएबल्स कहाँ रखे हैं। तो हर प्लेनेट के अलग 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 चीजें घर में आपके अंदर अवेलेबल है। और जो प्लेनेट आपके नेगेटिव बुरा प्रभाव देने वाला हो, वो प्लेनेट की चीजें आपके घर में आपको खराब मिलेगी। तो इसीलिए एस्ट्रो वास्तु मोर एक्यूरेट हो जाता है, इसलिए एस्ट्रो वास्तु हम यूज करते हैं। तो ट्रेडिशनल वास्तु में इतनी सारी चीजें नहीं थी, तो बेसिक चीजें ही वहां पे उस समय पे देखी जाती थी। ओके, तो लोकेश भाई, मुझे आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि जो हमारा बर्थ चार्ट होता है, मतलब हमारी कुंडली जब निकालते हैं, तो वो कैसे ये सारी वास्तु और हमारे लिविंग प्लेसेस से कनेक्टेड होता है, वो आप थोड़ा समझाओगे एग्जाम्पल के साथ? जी। जन्म के समय पे ये जो पूरा आकाश है, उसको 12 भाग में डिवाइड करके एक हॉरोस्कोप बनता है। ओके। और वो हॉरोस्कोप में अलग अलग 12 खाने आपने देखे होंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज बेसिकली होते हैं, एंड उसमें 12 अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं राशियों के हिसाब से, और उसमें 9 प्लैनेट्स आपने देखे होंगे। अगर कोई इंसान को अगर कोई पूछे कि मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे या फिर मुझे पैसे कमाने हैं, तो उसके सेकंड हाउस से हम पैसे देखते हैं कि फाइनेंस उसको कहाँ से मिलेगा। तो हम उसको एक्यूरेट वहां से उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ गिन के हम चेक कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में उसको पैसा या ग्रोथ होगा। तो हम क्या करते हैं, उनको उसी डायरेक्शन का प्रॉपर्टी दिलवाते हैं, या फिर प्रॉपर्टी अगर उसको ऑलरेडी है प्रॉपर्टी और उस डायरेक्शन में उसका एंट्री नहीं है, तब वो वर्चुअल एंट्री हम खोल के देते हैं। Okay. या फिर उस जोन में वो देखता है तो भी उसका इफेक्ट आता है, उस जोन में वो बैठता है तो भी उसका इफेक्ट आता है। और हमने ऑब्जर्व किया है कि पर्टिकुलर जब उसी डायरेक्शन में कोई नेगेटिव एलिमेंट हो, नेगेटिव चीज हो, ऐसे एग्जांपल कि वहां पे टॉयलेट आ जाए, वहां पे कूड़ा कचरा आ जाए, वहां पे डस्टबिन आ जाए, या फिर एंटी एक्टिविटी आ जाए, तभी जाके उसको उस एरिया में तकलीफ होगी। तो वो हम देखें तो उसका हेल्थ फर्स्ट हाउस से देखते हैं तो उसकी भी डायरेक्शन देख सकते हैं हम, सेकंड हाउस से रिलेटेड पैसा देख सकते हैं, 10th हाउस से हम प्रोफेशन देख सकते हैं। तो जीवन के हर एक अलग अलग आयाम जो है, उसमें करियर हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, रिलेशनशिप हो गई, उसका प्रॉफिट गेन हो गया, इवन उसको कहाँ से प्रॉब्लम या पीड़ा आएगी उसकी भी डायरेक्शन हम देख सकते हैं। तो उससे वो जानने से वो उस डायरेक्शन को अवॉइड कर सकता है। तो इस तरीके से हम एस्ट्रो वास्तु में कंसल्टिंग एक्चुअली भी करते हैं। यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ओके, यस, ओके। बट लोमेश भाई, अगर किसी के पास उसकी मतलब ट्रू बर्थ डेट ही ना हो तो वो कैसे जान पाएगा ये सारी चीजें? हाँ जी, अगर उसकी बर्थ डेट अगर नहीं हो किसी भी जातक की, तो एक्चुअली में मुश्किल होगा उसको एग्जैक्ट जवाब देना। लेकिन फिर भी एक टूल एस्ट्रोलॉजी में अवेलेबल है, जिसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं। तो जब इंसान जब भी आता है और वो जो प्रश्न पूछता है, उसी समय की एक कुंडली बनती है कि उसके मन में वो सवाल आया, तो वो सवाल अभी आया है ना, तो अभी उसका मतलब जवाब ब्रह्मांड हमें देगा कुंडली के जरिए। तो प्रश्न कुंडली के आधार पे हम उसको जवाब दे सकते हैं। मैं आपको छोटा सा स्टोरी अभी बताना चाहता हूँ। कभी रिसेंटली एक क्लाइंट आए थे कि उनका कजिन है ना, खो गया था, वो नहीं मिल रहा था, 3 दिन से वो लोग ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने मुझे रात को 10:30 बजे फ़ोन किया कि मुझे मेरे कजिन खो गए हैं, आप मुझे बताइए वो कहाँ होंगे या फिर कब मिलेंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो फिर मैंने उसका जवाब ढूंढने के लिए तुरंत ही प्रश्न कुंडली बनाई मैंने,
और प्रश्न कुंडली से मुझे एक्यूरेट पता चला कि कौन सी वो डायरेक्शन में होगा, कहाँ होगा और कब वो वापस आ सकते हैं। और उनको जो बताया कि वो कल ही वापस आ जाएंगे और रात को इतने बजे वो मिलेंगे, यहाँ इस डायरेक्शन में गए, और वो वहाँ एग्जैक्ट 3 घंटे बाद वो इंसान उनको मिले। दूसरे दिन वो घर पे आ गए सुबह, जैसे कहा था वैसे। तो उन्होंने मुझे वो लिखित में मुझे उन्होंने टेस्टिमोनियल भी दिया है उसका। तो प्रश्न कुंडली एक बहुत अच्छा टूल है, जहाँ पे किसी का अगर बर्थ चार्ट नहीं हो तो हम उससे उसका आंसर ले सकते हैं, उसका जवाब ढूंढ सकते हैं। ओके, सो लुमिस भाई, आपने तो बहुत सारा लॉजिक भी बता दिया, तो अब मुझे थोड़ी केस स्टडी समझाओ कि आपकी लाइफ में जो सक्सेस स्टोरी बोल सकते हो आप, मतलब ये करने के बाद इतना खुश हो गए, या मतलब उनके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आई, तो ऐसे कोई एग्जांपल्स दो ताकि पता चले कि ये कैसे वर्क करता है। जी, जैसे मैंने अभी तक बहुत सारी चीज़ें बताई, उसमें मेरे पास बहुत सारे सक्सेस स्टोरी थे। उसमें से रिसेंट सक्सेस स्टोरी मैं शेयर करता हूँ। मेरे क्लाइंट है जो पान इंडिया काम करते हैं, तो उन्होंने जब मुझे बुलाया, हम बैठे, तब मैंने उनको डायरेक्शन निकाल के दी कि कौन सी डायरेक्शन में उनको ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया था। तो उनको कुछ 4-5 राज्यों में रिजल्ट नहीं आ रहे थे इतने अच्छे। मैंने उनको बोला कि देखो, डायरेक्शन आपकी जो है ना, नॉर्थ से आपको ग्रोथ लिखा हुआ है, नॉर्थ में बहुत पैसा आप कमाओगे, ठीक है। तो ये 4 राज्यों पे अभी फोकस कम ही रखो और नॉर्थ में आप मेहनत करो, और फिर मुझे रिजल्ट बताओ नॉर्थ में क्या है। तो उन्होंने अपना फोकस सारा नॉर्थ पे कर दिया, यानी कि यहाँ से हम देखो अहमदाबाद से, तो राजस्थान इज इन द नॉर्थ। सो नॉर्थ में उन्होंने जब एफर्ट लगाना चालू किया, उनका 1 साल में 2.5 गुना धंधा हुआ है, 2.5 टाइम्स धंधा बढ़ा है। तो दिस इज अवर सक्सेस स्टोरी। ऐसा ही एक दूसरा सक्सेस स्टोरी है कि उनको मैंने बताया कि जहां जहां समुंदर है वहां वहां आपको तकलीफ होगी, स्ट्रगल होगी, लॉस होगा। जहां जहां नदी जाती है, यानी कि रिवर होगी, वहां सक्सेस है। और वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर है। तो उन्होंने, जब मैंने उनको बताया, तो उन्होंने सोचा और उन्होंने बोला कि बिल्कुल बात सही है कि सूरत में हम स्ट्रगल कर रहे हैं 5 साल से, एंड उड़ीसा में जो हमने 2 साल पहले प्रोजेक्ट डाला था, मतलब 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, वहां पे हमने लॉसेस किए। लेकिन जिन जिन सिटी में नदी है, रिवर है, वहां हमने सक्सेस पाई, वहां पे इजीली हमारे काम हो जाते हैं। तो आप पूछोगे लॉजिक क्या है? सो बेसिकली कैसा है, राशि है ना, राशि, जो भी राशि है उसके कुछ रिप्रेजेंटेशन। 4 नंबर राशि है कर्क, तो उसको नदी रिप्रेजेंट करती है। 12 नंबर राशि है समुद्र रिप्रेजेंट करती है। ओके। 8 नंबर जो राशि है वो नाला रिप्रेजेंट करती है। सो अभी एक और तीसरा केस स्टडी है कि जहां पे मैंने क्लाइंट को बोला कि आपका जहां पे तकलीफ है ना, वहां पे क्या पहाड़ियां होगी या फिर नाला जाता होगा, वहां वो प्रोजेक्ट आपका फैल जाएगा, क्योंकि उसके 8th हाउस पीड़ा के हाउस में ये राशि थी। तो पर्टिकुलर जगह पे कोई इंसान को सक्सेस मिलती है, पर्टिकुलर जगह पे उसको स्ट्रगल आती है। ये हम हॉरोस्कोप से देख सकते हैं, और एक नहीं, हजारों हॉरोस्कोप पे स्टडी किया हुआ है, और हर जगह पे सेम रिजल्ट आता है। यहाँ पे उसको सूट करता है, यहाँ पे वो सूट नहीं करता। सो ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज हैं जहाँ पे हमने एक्यूरेट डायरेक्शन, एक्यूरेट प्लेस, इवन एक्यूरेट सिटी चुन के पॉजिटिव आउटकम लिए। अब मेहनत तो इंसान कर ही रहे थे, लेकिन कहाँ पे मेहनत करना, वो अगर क्लियर हो जाए और वहां मेहनत की जाए तो रिजल्ट आता है। कहा जाता है ना, सही समय पे सही जगह पे अगर आप हो तो आपको सक्सेस मिलती है। इसके लिए जो ज्ञान है वो आपको हेल्पफुल होता है। बहुत बहुत अच्छे से आपने डिटेल में समझाया, विथ लॉजिक के साथ कनेक्ट किया। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सारे पॉइंट्स है वो आम आदमी को, मतलब गूगल से भी नहीं पता चलेंगे। उसके लिए प्रॉपर कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है। नो डाउट आप कुछ चीज़ें जान सकते हो, बट ये आपने जितना डेप्थ के साथ क्रिएट किया, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको जो जानकार है अगर उसके पास जाओ तो ये अच्छा है, वरना उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं अगर सही पैसे बचाने जाओ या मतलब अच्छे से नहीं हुआ तो। थैंक यू सो मच। अच्छे कंसल्टेंट पहले के जमाने में राजा है 9 रत्न रखते थे। तो वो क्या है कि अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते थे। इवन पहले के जमाने में राजा जो थे ना, वो युद्ध कौन सी दिशा से करना ना, वो भी जान लेते थे। इवन वर्षा आएगा कि नहीं, बारिश गिरेगी इस साल की नहीं, वो भी जान लेते थे, जिससे उनको पता चले कि कितना भंडार रखना है, अनाज कितना सेव करना है, अगर कोई दुश्मन का हमला होगा तो कैसे हम उससे बचेंगे। ये सारे फोरकास्टिंग वो राजपुरोहित से लेते थे, और उसी के हिसाब से पूरा राज्य चलता था। सो ये नॉलेज डिवाइन है, सालों पुराना नॉलेज है, हजारों साल से लोग यूज करते हैं। इस साइंस का अगर जितना बढ़ोतरी हो, जितना लोग इस पे काम करें, अच्छे से केस स्टडीज करें, उतना इस साइंस को ग्रोथ मिलेगी।
और इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों के सामने लाया जाए, यही मेरा पर्पज है। और दूसरा रमेश भाई, मुझे आपसे ये जानना है कि मतलब आज तक हमने बड़ों से यही सुना है कि सब भाग्य का लेखा जोखा है, तो अगर सब लिखा हुआ ही है तो क्या ज्योतिष उसको चेंज कर सकता है? जी, सो बेसिकली कैसा है, ये सबका मिथ रहता है कि मतलब आप फ्यूचर को चेंज कर सकते हो, क्या आप एक्चुअली फ्यूचर को चेंज करते हो या इनसे क्या होता है वो थोड़ा डिटेल? हाँ मैं बताता हूँ कैसा है। देखो, डेस्टिनी है ना, फिक्स है, डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता, एस्ट्रोलॉजी भी नहीं बदल सकती, ना ही वास्तु बदल सकता है। लेकिन जैसे हम कहीं पर डेस्टिनी पे यानी कि रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, तो रोड तो फिक्स है हमारा, एंड व्हीकल भी हमारा है फिक्स, तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? क्या रोड चेंज कर सकते हैं? रोड चेंज नहीं कर सकते। व्हीकल हम चेंज कर सकते हैं, व्हीकल को अपडेट कर सकते हैं। साइकिल लेके जा रहे हो और हम फिर मर्सिडीज लेके जा सकते हैं, तो जर्नी कैसी हो जाएगी? थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। खड्डे वाला रोड हो और हम थार लेके निकले तो जर्नी स्मूथ होगी। तो बस इस जर्नी स्मूथ हम कर सकते हैं। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी वास्तु भी एक टूल है, मुझे टूल की तरह लेना चाहिए मेरे हिसाब से, कि हम जान पाए कि भाई आगे अगर रोड खराब है तो हमें स्लो चलानी है गाड़ी और ऐसी गाड़ी चलानी है, उतना हम कर सकते हैं। और कर्म को देखो, कई कर्म ऐसे होते हैं ना, कर्मफल जो बहुत हैवी है, बहुत सिन किए हुए नेगेटिव कर्म है, किसी का बुरा किया है तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। कुछ ऐसे कर्म है जिसकी माफी हो सकती है, दो चीज है ना, कहीं पे माफी भी हो सकती है अगर हम माफी मांग ले तो, और कई कर्म ऐसे हैं जिसकी माफी नहीं हो सकती। तो कुछ चीजें तो ऐसी है जो भुगतनी पड़ेगी, तो उसको एक्सेप्ट कर, अगर आप जान पाओगे तो एक्सेप्ट भी कर पाओगे। एंड कई चीजें ऐसी है जो जिसकी माफी भी है, तो उसकी रेमेडीज करके हम उससे छूट सकते हैं। यानी कि अगर बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला होता, उसे कम नुकसान में भरपाई हो जाएगी। ओके, तो ये हमें काम लगता है, जानना काम लगता है। नहीं जानोगे तो आगे की खड्डा है तो खड्डे में गिरोगे, जानोगे तो उसके उपाय हो सकते हैं। ओके, सो नोमेश भाई, मुझे आप ये बताओ कि आपके पास किस टाइप के लोग ज़्यादातर आते हैं और किस टाइप के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और मतलब आपके पास अगर किसी को कंसल्टेंसी लेनी है तो वो आप उसका मतलब स्टार्टिंग कैसे, मतलब आपकी प्रोसेस क्या रहती है, वो थोड़ा डिटेल समझाओ। जी, सो मेरा काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ओके, क्योंकि मैंने काफ़ी साल कोचिंग एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काम किया है, तो मैं ये समझता हूँ ना कि जब भी किसी को कंसल्टिंग या नॉलेज या गाइडेंस कुछ भी आप देते हो ना, तो ज़्यादातर लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते, यही मेन प्रॉब्लम है। सो मैंने क्या किया है, मेरी कंसल्टिंग मैंने डिफरेंट रखी है, डिफरेंट तरीके से करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले तो एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत सारे लोग रिजिड है कि भाई हम ये नहीं करेंगे, वो ट्रेडिशनल रेमेडी नहीं करेंगे। तो मैं पहले बताता हूँ कौन सी ट्रेडिशनल रेमेडी है, मैं क्या डिफरेंट करता हूँ। ठीक है, तो ट्रेडिशनल रेमेडी में 5 प्रकार की रेमेडीज ज्यादातर दी जाती है। एक मंत्र की रेमेडी दी जाती है, दूसरा यज्ञ की रेमेडी दी जाती है, यंत्र की रेमेडी दी जाती है, कोई विधि विधान बोला जाता है कि भाई ये बुरा कॉम्बिनेशन है इसके लिए विधि करो, या फिर जेमस्टोन, ऐसे 5 अलग अलग रेमेडीज दी जाती है। तो कई लोग बोलते हैं कि हम जेमस्टोन नहीं पहनेंगे, हम मंत्र नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम यहाँ विजिट नहीं करेंगे। तो देयर आर सो मच कंस्ट्रेंट आ जाता है, और कई सारे लोगों को करने के बाद रिजल्ट भी नहीं आता। ऐसा भी ऑब्जर्वेशन रहा मेरा। तो मैंने डिसाइड किया कि उसमें कुछ मैं और करूंगा। अगर ये साइंस है ना, तो उसको साइंटिफिक रेमेडी देंगे बना के हम, और उनको प्रैक्टिकल रेमेडी देंगे जिससे वो करे और उसका आउटपुट उनको बहुत ही जल्द उनको दिखना चाहिए। तभी जाके लोग इन पे विश्वास करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आएंगे तो ही इन पे विश्वास होगा, और तभी इसका वर्थ वैल्यू है। ठीक है, और साइंस है तो रिजल्ट आना चाहिए। सो मैंने क्या किया, उसमें डूज एंड डोंट्स बनाए मैंने। यानी कि किसी की भी कुंडली देख के और उसको देख के उसको सबसे पहला हमारा क्या होता है कि उनको डूज एंड डोंट्स देना। यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन आ रहा है मेरे पास, तो उनको पूरा थरोली पहले नंबर 1 चीज क्या होता है, उनको हम पहले कुछ पूछते नहीं। क्योंकि कुंडली से अगर सब बता सकते हो तो पूछना पहले नहीं चाहिए। प्रेडिक्शन दो, पहले 10 चीजें ऐसी बताओ जो उसने आपको नहीं बताई है। पहला स्टेप वो है। उसको वो जब हाँ बोले 10 में से 9 चीजें का हाँ ऐसा ऐसा है, फिर उनको डूज एंड डोंट्स दो। ठीक, आपको बिजनेस में इस तरीके से, इस माइंडसेट से काम करना है, इस दिशा में काम करना है, ऐसे काम करना है। ओके, फाइनेंस है तो फाइनेंस के रिलेटेड बताएंगे, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के रिलेटेड बताएंगे, सब कुछ हम बताएंगे। और वो बताने के बाद उनको बोलेंगे 15 दिन ये सारी चीजें आप अप्लाई करो, एंड 15 दिन के बाद उनको खुद करना है। यानी कि मैं करके दूंगा ऐसा नहीं है,
पहले आप सेल्फ करेक्शन करो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है ना सेल्फ करेक्शन का साइंस है। सबसे पहले उनको आप अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब वो अपने आप को बदलेंगे और वो चीजें जैसी कुंडली में है उसको अलाइन करके जब करेंगे ना, तब उनको रिजल्ट आएगा। तो फर्स्ट स्टेप इस तरीके से चालू होता है। पर मेरे पास हर एक तरीके के क्लाइंट आते हैं। एजुकेशन के लिए बच्चे भी आते हैं कि कौन से एजुकेशन में जाने से लेके एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रह रहा है, उससे लेके बिजनेसमैन आते हैं जिनको लॉसेस हो रहे हैं। कई लोगों को ग्रो करना है, कई लोगों को एक्सपांड करना है, या फिर कुछ नए बिजनेस में जाना है, तो उनको सूट करेगा नहीं करेगा, कहाँ पे करेगा, कैसे करेगा, उससे लेके मार्केटिंग कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन से शहर से या फिर कौन से कंट्री से या फिर कौन से राज्य से हम स्टार्ट करें, वो सभी तरीके के क्लाइंट मेरे पास आते हैं। इवन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले भी आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज वाले भी आते हैं। तो जीवन के हर पहलू पे हम एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के गाइडेंस से काम कर सकते हैं। ओके, सो रोमेश भाई, एक दूसरा मुझे जानना था कि पहले ऐसा था, अच्छा कि 100 साल पहले की बात करी जाए तो साइंस इतना इवॉल्व नहीं हुआ था और लोग ज्योतिष के पास जाते थे या ऋषि मुनियों के पास जाते थे और वहाँ से ज्ञान लेते थे। तो आज की दुनिया ऐसी है कि गूगल और चैट जीपीटी के कारण सबका सॉल्यूशन उनके पास है जी। तो ये जो ज्योतिष के ऊपर की उनकी बिलीफ है वो इतनी नहीं रही है जी। तो इस मोमेंट पे मुझे आप ऐसा कुछ बता सकते हो कि अगर उनको डेली लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए या फिर उनको थोड़ा अवेयरनेस रहे कि उनको क्या डेली लाइफ में सुधार लाने से वो मतलब उन लोगों के पास ना जाए तो भी चल जाएगा एक टाइम पे, तो ऐसी क्या क्या रेमेडीज आप दे सकते हो? जी, तो पहले तो दो चीजें, गूगल एंड चैट जीपीटी की जब आप बात कर रहे हो तो कोई भी बुक हो या फिर गूगल हो, ये सब है ना इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान जो है ना वो अभी भी गुरु के पास ही मिलता है। तो ज्ञान, विजडम एंड इंफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा फर्क है। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो जानना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे मैं अगर बेसिक रेमेडीज अगर बताऊं मैं, तो पहले मैं एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज बताता हूँ कि आपको पहले सिम्टम चेक करने हैं। कोई भी चीज़ है ना डायरेक्ट काम नहीं करती। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं कि सिम्टम चेक करते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो इसकी ये दवाई, राइट। तो उस हिसाब से रेमेडीज की अगर बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि हर एक प्लैनेट के अलग अलग एट्रीब्यूट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। तो हर एक प्लैनेट के मैं पॉजिटिव नेगेटिव एट्रीब्यूट बताऊंगा एंड उसको आप खुद कैसे सुधार सकते हो उसकी रेमेडी देता हूं पहले। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य को, सन। सन अगर कहीं पे बुरा प्रभाव दे रहा है तो क्या सिम्टम होंगे? तो उस इंसान में एक्चुअली में ईगो बढ़ जाएगा, फॉल्स ईगो, ईगो नहीं लेकिन फॉल्स ईगो। तो वो सूर्य का नेगेटिव प्रभाव है एंड उससे क्या होगा, बॉडी में पित्त बढ़ेगा और हम देखना पित्त बढ़ेगा तो उससे बाल भी कम हो जाएंगे। तो इस सिम्टम से पता चलेगा कि सूर्य खराब है। और उसको मैं रिलेशनशिप से भी जोड़ता हूँ। सूर्य फादर है या अथॉरिटी है, तो उनके फादर के साथ रिलेशन एंड अथॉरिटी के साथ रिलेशन ठीक नहीं लगे चलेंगे। एंड इंटरेस्टिंग चीज देखना कि जब भी किसी के फादर के साथ रिलेशन बिगड़ेंगे, अथॉरिटी के साथ रिलेशन बिगड़ेंगे, तभी गवर्नमेंट की रेडिटी आएगी। तो एक चीज एक जगह पे बिगड़ रही है तो हर जगह पे उसका इफेक्ट दिखेगा आपको, राइट। तो उसके लिए रेमेडी क्या है? फादर से रिलेशन अच्छे बना के रखो, सूर्य को रेगुलर अर्घ दो। ये दो रेमेडी करोगे तो ऑटोमेटिक आप देखोगे कि सूर्य का नेगेटिव प्रभाव कम होने लगा। और मंत्र की रेमेडी देखो तो गायत्री मंत्र आप करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र करिए। तो इस रेमेडी से सूर्य ठीक होता है। लेकिन पहले जानना पड़ेगा कौन सा प्लैनेट हमारा तकलीफ दे रहा है। ओके। अगर एक और प्लैनेट ले चंद्रमा, तो चंद्रमा जब डिस्टर्ब होगा या फिर एफ्लिक्टेड होगा तो इंसान को या डिप्रेशन होगा, मन की बीमारियां, या उसको ओवर थिंकिंग होगा, नींद नहीं आएगी, बहुत ज्यादा डर लगेगा, डाउट होगा। तो चंद्रमा यहाँ पे क्या है? एफ्लिक्टेड है। तो चंद्रमा को ठीक मैं एक आपको ब्रेक मतलब दे रहा हूँ अभी। हाँ। मुझे ये जानना है कि ये आप कैसे जान सकते हैं? लाइक किसी को अपना बर्थ चार्ट देख के जानना है कि ये इसकी पोजीशन गलत है, तो वो कैसे जान पाएगा? ठीक है, तो एक्चुअली में तो उसके लिए डिटेल में एस्ट्रोलॉजी सीखना पड़े, लेकिन फिर भी अगर जानना है तो उसमें है ना बेसिक चीजें अगर जाननी हो तो कोई भी प्लैनेट जो है, लेकिन उसको बेसिक बोलना बहुत ही वो होगा। प्लैनेट की पोजीशन जो है कुंडली में, जैसे छठे हाउस में प्लैनेट है, 8th हाउस में प्लैनेट है एंड 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट है,
तो जनरली वो बुरा रिजल्ट देता। 6, 12 and 8 6, 8 और 12 जो हाउसेस है वहां बैठे हुए प्लेनेट नेगेटिव प्रभाव देते हैं। लेकिन कोई भी प्लेनेट जिंदगी पर ना ही नेगेटिव देगा ना ही पॉजिटिव देगा। तो उसको समझने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। इसलिए मैं ज्यादातर पॉडकास्ट में तो यही बता सकता हूँ, आप सिम्टम से चेक करो। राइट। वरना कुंडली देखना सीखना वो थोड़ा लंबा और गहरा प्रोसेस है, क्योंकि मैं 8 साल से कर रहा हूँ और मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। और ये जर्नी लंबी है। ऐसा 1-2 घंटे में सीख लेना एक्यूरेट वो इतना इजी नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर एक लेमैन को समझना है तो वो सिम्टम से समझे, ठीक है? तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि सिम्टम क्या है, तो उसका सीधा वो पता लगेगा ये सिम्टम है, मतलब इसका ये प्लेनेट में कोई एफ्लिक्शन होगा, ठीक है? तो चंद्रमा अगर ले तो जैसे मैंने बोला मन है तो मन डिस्टर्ब होगा, नींद नहीं आएगी या डिप्रेशन होगा। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए, चंद्रमा माँ है तो मदर से अच्छे रिलेशन वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। गंगा जल का स्नान या फिर पूर्णिमा के दिन डोनेशन, तो ये सारी जो रेमेडी है वो आपको मन को शांत करेगी, मन को पॉजिटिव करेगी। ओके। अगर मंगल इफ्लेक्शन में होगा तो क्या होगा? तो मंगल जो है वो क्या है? अग्नि, फायर है, तो गुस्सा बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, मस्कुलर पेन देगा, झगड़े करवाएगा। तो मंगल को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? तो उसकी बेसिक रेमेडी कैसे करेंगे? तो जिम करो ज्वाइन। मंगल राहु है, बहुत गुस्सा, ब्लड प्रेशर, तो जिम करने से क्या होगा? वो एनर्जी वहां पे यूटिलाइज हो जाएगी। ओके। दूसरा क्या रेमेडी है कि मंगल जो है वो भूमि पुत्र है, यानी कि भूमि पे बैठ के काम करो, भूमि पे सो जाओ गद्दा बिछा के। जैसे ही आप कुछ दिन तक भूमि पे सो जाओगे, किसी के बॉडी में अगर ज्यादा पेन है, ब्लड प्रेशर हाई है, गुस्सा बहुत आता है, तो एक ही हफ्ते में उसको पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा, वो शांत हो जाएगा। तो इतना इफेक्टिव रेमेडी। तीसरा बुध लेते हैं, तो थोड़ी सी बातों पे जिस इंसान के मुंह में से गालियां निकलती है या फिर वो उसका लैंग्वेज खराब हो जाता है या फिर उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो पता चलता है लैंग्वेज ठीक नहीं, मतलब बुध प्लैनेट कहीं पे खराब है। या फिर वो जो बोलता है सामने वाला समझ नहीं पाता, तो वो बुध यहाँ पे एफ्लिक्शन में हमें पता चलता है। बोलने में दिक्कत है, जिनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या है? तो तुलसी है ना, वो बुध को रिप्रेजेंट करती है। तो तुलसी के पौधे को रेगुलर पानी दिया जाए। अच्छे जो ओरेटर हैं उनकी किताबें पढ़ना भी एक रेमेडी है बुध के लिए, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन है ना, तो किसका कम्युनिकेशन सुन रहे हो आप, किसकी किताबें पढ़ रहे हो? राइट। तो अच्छे ऑरेटर्स की, अच्छे जो कम्युनिकेटर है उनकी बुक्स पढ़ने से आपका बुध सही होगा। तुलसी खाने से या तुलसी को जल देने से भी बुध सही होगा। अब जुपिटर को ले लेते हैं। अगर गुरु एफ्लिक्शन में हुआ तो क्या होगा? बॉडी में कफ बढ़ेगा, यानी कि वेट गेन होता जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो उसके लिए क्या करो? तो गुरु के लिए गुरु कृपा है, यानी कि अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ो जहां से ज्ञान मिले। रेगुलर टेम्पल गुरु है तो टेम्पल जाओ, रोज मंदिर जाने से गुरु ठीक होगा। पीपल का पेड़ गुरु है जो ऑक्सीजन देता है, तो ऑक्सीजन का कारक गुरु है और पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो पीपल की प्रदक्षिणा और पानी देने से, ये साइंटिफिक है, आपके बॉडी में गुरु तत्व पॉजिटिव होगा, इसलिए पीपल की पूजा कही गई। तो हमारे शास्त्र में जो कुछ भी चीजें कही गई है ना, वो एग्जैक्ट साइंस है, अगर उसको साइंटिफिकली समझो तो। और मैंने ऐसे थाउजेंड्स ऑफ हॉरोस्कोप, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को सब रेमेडी करके हमें प्रैक्टिकली रिजल्ट आए हुए। ठीक, अब देखो शुक्र अगर खराब है तो घर में क्लीनलीनेस नहीं मिलेगी, अच्छा हाइजीन नहीं रहेगा। तो हाइजीन सबसे पहला नीड है शुक्र का। तो अच्छे से ग्रूम रहना, अच्छे कपड़े पहनना, क्लीनिंग रखना ही शुक्र की रेमेडी है। ओके। शनि अगर एफ्लिक्शन में हो तो इंसान आलस में रहेगा। शनि को आलस पसंद नहीं, उसको तो बिल्कुल ही क्या डिसिप्लिन पसंद है। तो डिसिप्लिन में आ जाओ, टाइमली सब चीजें करो। शनि स्टोरेज भी है तो घर में क्या होगा? बहुत सारी स्टोर की है वो की चीजें, तो वो बहुत सारी स्टोर की हुई चीजें हैं जो यूज नहीं और उसको दे दो। शनि अगर एफ्लिक्शन में हो तो जो अपने से नीचे दर्जे के लोग हैं, लेबर क्लास है, उसको रिस्पेक्ट दो, उनसे अच्छी तरीके से तमीज से बात करो, तब शनि ठीक रहेगा। अगर राहु का कुंडली में एफ्लिक्शन में है तो क्या देगा? बहुत बड़ी बड़ी इंसान बातें करेगा, हवा में बातें करेगा। क्योंकि राहु क्या है? सिर है ना, तो उसको पूरी दुनिया चाहिए, लेकिन उसके पैर नहीं है, तो वो इल्यूजन में जीता है जिंदगी। तो राहु के लिए बेस्ट रेमेडी क्या है?
गंगा जल, गंगा जल से राहु शांत हो जाता है। गंगा जल से रोज स्नान किया जाए तो राहु शांत हो जाएगा। बेस्ट रेमेडी। या फिर तीर्थों पे जाने से, इसलिए इतने सारे तीर्थ है, इतने ज्योतिर्लिंग है। या माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की आराधना से राहु हमारा शांत होते हैं। केतु अगर ले तो केतु क्या है, केतु रोक देता है चीजों को। ऐसा लगता है कि सब चीजें रुक रही है, तो वहां पे केतु एफ्लेक्शन में केतु महाराज वहां पे काम को रोकने के लिए आए। तो भगवान श्री गणेश जी की आराधना जो है वो केतु महाराज को शांत करती है। एंड आप देखना, ये जो मैंने सारे प्लैनेट्स बता रहा हूँ ना, हर एक के कलर्स भी है, वो भी बताना चाहूंगा। वो भी एक सिम्टम के लिए काम करता है। जैसे एग्जाम्पल, राहु अगर किसी का एफ्लिक्शन में है और वो भी एक्टिवेट है दशा महादशा में, तो इंसान ऑटोमेटिक नेवी ब्लू कलर पहनने लगेगा, ब्राउन कलर पहनने लगेगा। तो पता चल जाता, कपड़ों से पता चल जाता है कि राहु की दशा चल रही होगी। माल उसके ब्राउन कलर या अलग कलर के वो करा देगा, चश्मे और कपड़े अलग कलर के पहनेगा, एकदम डिफरेंट दिखेगा ना। केतु होगा तो सब ग्रे हो जाएगा, चेक्स पैटर्न आ जाएगी उसके कपड़ों में। उसे घर में वो घर में भी सेम चीजें कर देगा वो। मंगल है तो घर में लाल कलर दिखेगा उसको, घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं, घर में लाल कलर या पिंक कलर कराया होगा। बुध अगर एफ्लिक्शन में है और तो ग्रीन कपड़े पहन रहा होगा बंदा, घर में ग्रीन कलर होगा। तो ऐसे हर प्लैनेट, सूर्य है तो ऑरेंज या मरून कलर है किया हुआ, गुरु है तो येलो कलर किया हुआ, शुक्र है तो ऑफ वाइट है, चंद्रमा का व्हाइट कलर है। जैसे हर एक प्लैनेट के उसके कलर्स भी है। तो वो जो कलर की जो दशा महादशा चलती है, एक गोचर में प्लैनेट आता है तो उसी कलर के वो कपड़े पहनने लगता है इंसान, ऐसे ही घर में रहने लगता है और वैसे ही सब करने लगता है जैसे प्लैनेट तभी पोजीशन, वहां पे प्लैनेट की दशा महादशा चलती है। तो इंसान जैसे सोचता है ना कि मैं जो सोचूंगा वैसा होगा, मैं डिसीजन ले रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, तो उसका एक्चुअली में एक भ्रम है। उसके ऊपर बहुत सारा इन्फ्लुएंस है प्लैनेटरी पोजीशन का, उस वो जहां पे रहता है उसका। आप सोचो, मंदिर में अगर इंसान बैठा हो तो उसको अलग विचार आएंगे, वही इंसान अगर क्लब में बैठा हो तो अलग विचार आएंगे उसको, और वही बंदा अगर बैठा हो हिमालय पे तो अलग विचार आएंगे। स्मशान में अगर वो इंसान खड़ा हो उसके विचार बदल जाते हैं। तो हर जगह पे उसका विचार, थॉट्स बदल जाते हैं। तो स्पेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो सिटी उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक प्लैनेटरी पोजीशंस इतना इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन जब तक आप उसका नॉलेज ना रखो तब तक आपको ऐसा ही लगेगा कि ये सब मैं सोच रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ एंड मेरे द्वारा सब हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये जो 9 प्लैनेट है ना, वो विष्णु के अवतार है और वही सब चला रहे हैं, उन्हीं को वो जवाबदारी दी गई। ओके। दूसरा मुझे लोवेश भाई आपसे ये जानना है, आपने जैसे बताया कि ये जो 9 ग्रह के नाम और आपने विष्णु भगवान के अवतार का नाम दिया, तो मतलब ये ग्रह थे और उसको भगवान के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं? तो कैसा है, एक स्टोरी है। ओके। जब समुद्र मंथन हुआ था, हमने सुना हुआ समुद्र मंथन, जहां पे दानव देवों ने क्या किया था, मंदार पर्वत को समुद्र में मंथन करके 14 रत्न निकाले। तो आपको पता होगा उस समय पे मंदार पर्वत जब पानी में जा रहा था, तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। ओके। कूर्म अवतार मतलब कछुआ। तो वो उन्होंने क्या किया था, मंदार पर्वत के नीचे चले गए वो, और उसको क्या दिया, एक बेस बना के दिया, जैसे मंदार पर्वत नीचे नहीं चला जाए। और फिर वहां पे क्या हुआ, चार्मिंग हुआ एंड सब अमृत निकला, विष निकला, वो स्टोरी आपको पता है। तो जो कछुआ का जो अवतार लिया ना, वो शनि है। ओके। उसी तरीके से सभी प्लैनेट है ना, वो भगवान विष्णु के अवतार है। ओके। और उनका रिप्रेजेंटेशन। तो उस तरीके से बेसिकली उनको जवाबदारियां सब दी गई। तो कई लोग हैं, एक मिथ मैं बताना चाहता हूं। तो कई लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं कि मेरा ये प्लैनेट बुरा है और ये प्लैनेट मुझे बुरा रिजल्ट दे रहा है। तो एक्चुअली में है ना, ये प्लैनेट मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, प्लैनेट मुझे बुरा रिजल्ट दे रहा है, हम ऐसा नहीं कह सकते। वो एक्चुअली में अपने ही कर्मों के फल हमें वापस दे रहे हैं। तो आप प्लैनेट को नहीं कह सकते बुरा, हम कह सकते हमारे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जिसके कारण ये फल मुझे मिल रहा है, उसको जान के हम उसका सुधार करना चाहते हैं। तो वो राइट क्वेश्चन होगा, या फिर राइट आपका पर्सपेक्टिव होगा एज एस्ट्रोलॉजर के या वास्तु वाले के पास जाने का, कि मैं इसमें सुधार क्या करूं, मेरे कौन से कर्म ऐसे हैं जिसको मैं सुधार करूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ये नहीं समझते। वो आके ऐसा बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्लैनेट मेरा बुरा है, इसको आप ठीक कर दो। एक्चुअली में आपके वो कर्म आपको सुधारने पड़ेंगे, तब जाके ठीक हो सकता है। दूसरा मुझे लोवेश भी ये जानना है कि ये जो शनि की महादशा, कोई ग्रह की महादशा बोलता है, तो एक्चुअली होता क्या है उसमें? जी,
सो जैसे मैंने बोला ना, टाइम एंड स्पेस, टाइम है ना वो हम एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, एंड स्पेस हम देखते हैं वास्तु से। तो हर एक इंसान को पूरा लाइफ टाइम में कुछ टाइमलाइंस दी गई है, तो उसमें अलग अलग दशाएं महादशाएं दी गई है, उसका कैलकुलेशन है पूरा कि आपकी जन्म से ये दशा चालू है, और जैसे जैसे दशा चेंज होती है, जैसे कि दशा पहले केतु से चालू होती है, फिर शुक्र की आती है, फिर दशा आएगी सूर्य की, फिर चंद्र की, मंगल की, उसके टाइमिंग फिक्स है। ओके, जैसे कि चंद्र की दशा 10 साल चलेगी, मंगल की दशा 7 साल चलेगी, राहु की दशा 18 साल चलेगी। तो वो जब पर्टिकुलर दशा आती है ना, तो इंसान का पूरा काम करने का तरीका, सोचने का तरीका सब बदल जाता है। ओके, तो नहीं बोलते, हमारे गुजराती में कहावत है ना अपने तो, कि इसकी दशा बदल गई है, दशा में सी गई। तो ये कहावत भी उसी से आई है कि दशा ऐसे काम करते, दशा जैसे चेंज होती है, इंसान का पूरा थॉट प्रोसेस, एक्शन, रिएक्शन सब बदल जाता है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए दशा से बड़ी कोई चीज नहीं है, नहीं बोलते कि समय से बड़ी कोई चीज नहीं, जैसे बोलते हैं ना समय बलवान है, समय समय बलवान है, इसलिए बोला गया है क्योंकि समय की गति को समझना जानना बहुत मुश्किल है, और ये एस्ट्रोलॉजी हमें एग्जैक्टली बताती है कि हमें कब क्या करना है और कैसे करना है, कहाँ करना है। ओके, दूसरा मुझे ये जानना है रोहिश भाई कि ये जो आपने बोला कि कब कहाँ कैसे क्या करना है, अगर मतलब इंसान को ये पता चल जाएगा, तो जो गीता में लिखा हुआ है, भगवान ने बोला था कि आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो ये दोनों सेंटेंस थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहे हैं आपको? मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, अगर आपको जन्म मिला है और एक जगह पे, एक पर्टिकुलर प्लेस से जगह जन्म मिला है और पर्टिकुलर आप कुछ चीज कर रहे हो, तो कर्म जो है ना, गीता में तो बोला है कि आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, लेकिन कर्मों से आप मुक्त नहीं हो। कृष्ण ने भी पूरे जीवन भर कर्म किए, कर्मों से मुक्ति नहीं पाली उन्होंने, वो सब छोड़ के बैठ गए, ऐसा नहीं था ना। राम ने भी पूरे जीवन में सब कुछ अपने कर्म किए, और उनकी भी कुंडलियां है, राम की और कृष्ण की भी कुंडलियां हमारे पास शास्त्रों में हमारे पास है। तो उन्होंने वो सब कुछ करते हुए कर्म से आसक्ति छोड़ी है, उन्होंने कर्म करते गए, कर्म तो चालू रहेगी, और कौन से कर्म आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से, वो हमें अपना हॉरोस्कोप दिखाता है। ओके, तो वो गाइडेंस है, और गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेहनत तो आप कर रहे हो, कौन सी दिशा में कर रहे हो। दूसरा अभी मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब आपने राम भगवान की बात की, तो हम उनकी जब लाइफ देखते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल थी। बिल्कुल। तो क्या उनको पता था कि उनकी लाइफ में ऐसा स्ट्रगल आने वाला है? मतलब वो राजा थे तो उनके पास भी ज्योतिष होंगे, उन्होंने भी अपनी कुंडली देखी होगी, तो उनको पता होने के बावजूद भी वो कैसे ऐसे मतलब हर डेस्टिनी के पास गए और एक ऐसे क्रिएट हुआ ये सब? सो कैसा है कि भगवान, जो राम भगवान ले या फिर कृष्ण ले, वो सब अवतार है, वो तो लीला करने आते हैं, तो उनको तो पहले से सब पता है कि वो क्या होगा जीवन में और कैसे होगा, कैसे घटित होगा। वो एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि यही है, ऐसा ही है, और वो स्वीकार करते हुए हर एक चीज को करते हुए निकले वो। लेकिन वो अवतार है, हम अवतार नहीं, हम इंसान है, तो इंसानों को पता नहीं है। इसलिए क्या होता है, कई बार लोग मुझे आके बोलते हैं कि मेरे जीवन में मैंने कभी कोई बुरा नहीं किया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों घटित हो रहा है। तो एक्चुअली में वो बुरा कर्म का फल ही हमें तो मिलेगा, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, है ना। हम ही कर सकते हैं अच्छा है बुरा, हमारे से ही सब घटित हो रहा है। लेकिन वो इतना इजी निकोड करना नहीं, निकोडिंग थोड़ा क्या टफ है। इस निकोडिंग को सीखना, जानना, अगर जानना चाहते सीख सकते हो, जान सकते हो। ओके, एक कर्म विपाक संहिता करके किताब है, जब भगवान शिव ने पार्वती जी को पूरा ऐसा डिटेल में समझाया हुआ है कि ये इंसान इस नक्षत्र के इस पद में अगर जन्मा हो तो उसका जीवन का स्टोरी क्या है, डिटेल में समझाया हुआ है। तो उसको डिकोडिंग मुश्किल है, नॉर्मल इंसान को समझना भले मुश्किल, लेकिन वो पढ़ने से काफी चीजें समझ में आएगी कि कर्म और कर्म फल कैसे मिलते हैं हमें। ओके, दूसरा नोवेश भाई, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी स्टार्ट करनी हो, खुद से जानना स्टार्ट करना हो, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे, कौन सी बुक्स पढ़े या कहाँ से सीखे? सो आज है ना, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी सीखना, वास्तु सीखना अगर कोई इंसान चाहता है तो बहुत सारे हमारे यहाँ ट्रेडिशनल बुक्स है। बृहद पराशर होरा शास्त्र करके एक बुक है, उस बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो बुक एक्चुअली मानो कि खजाना है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे चीजें आती जाएगी। वैसे बहुत सारी किताबें हैं ज्योतिष में, उस एक किताब से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
और बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो बहुत अच्छा चीज़ें आज सिखाते हैं। आप यूट्यूब से कोई ट्रेनर से भी आप सीख सकते हो जो ऑलरेडी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं। किताब से सीखने में कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो किसको पूछेंगे जाके। तो इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि किताब भी पढ़ो, साथ साथ में कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, बहुत सारे ऐप तो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इवन बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत सालों से मतलब ज्योतिष सिखाती है, 30 सालों से ज्योतिष सिखाने वाली संस्थाएं भी हमारे भारत देश में है। आप जाके प्रैक्टिकली किसी जो एक्सपर्ट हैं उनसे सीख सकते हैं। किताबें तो बहुत सारी आप अमेजोन पे जाओ मिल जाएगी। तो ये बृहद पराशर होरा शास्त्र बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप स्टार्ट वहाँ से कर सकते हो। ओके। दूसरा नोमेश भाई, मुझे ये जानना था कि क्या एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से मतलब कोई उसका मिसयूज कर सकता है? किसी को इसका नॉलेज है तो शायद वो नॉलेज का मिसयूज भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक हम बुरी नज़र बोलते हैं किसी की, या फिर मतलब काला जादू, तो क्या ये सच में पॉसिबल है कि नहीं है? ये मिथ है? काला जादू और जो तंत्र है वो एकदम डिफरेंट पार्ट है, जो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से अलग है। ओके। और तंत्र एंड काला जादू की भी इफेक्ट होती है, क्योंकि मैं अब इस फील्ड में हूँ तो मैं जानता हूँ तो इसकी भी इफेक्ट रहती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बहुत ही डिफरेंट है और वो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही यूज होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका उपयोग नहीं होगा, सदुपयोग नहीं होगा, वो विद्या आपकी फिर काम नहीं करेगी। लेकिन हाँ, कई लोग हैं जो इस शास्त्र को अच्छे तरीके से नहीं जानते, वो लोग इसमें बहुत सारा नेगेटिव भी कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन ये तंत्र के पार्ट में है, एस्ट्रोलॉजी वास्तु में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ओके जी। तो क्या मतलब आप बता सकते हो कि किसी को मतलब लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है और मतलब किसी ने उसके ऊपर कुछ काला जादू किया, कुछ तंत्र विद्या की, अगर उसको जानना है तो कैसे पता चलेगा? वो एक्चुअली ये पॉडकास्ट में बताना उतना वो नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सारे मेथड्स हैं कि भाई उस मेथड से वो जान पाएगा कि भाई हाँ, कि इस पे कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। एक छोटा सा अगर वो मैं बताऊँ, वो रेमेडी कर सकते हैं जानने के लिए कि है कि नहीं है। पालक जो होती है, पालक अपने सिर के ऊपर से 4 किलो पालक या 5 किलो लेके अपने सिर के ऊपर से घुमाए, अगर रात को सोने के समय साथ में लेके सो जाए, फिर उस पालक को अगर वो गाय को डालते हैं, अगर वो गाय नहीं खाती है, मतलब उसके ऊपर वो नेगेटिव कोई प्रभाव है, ऐसा हम जान सकते हैं। एक सिंपलेस्ट वे है जानना कि अगर उसके ऊपर नेगेटिव कोई तंत्र का प्रभाव है या नहीं है, उससे हम पता चल लगा सकते हैं। अगर वो आधा खाती है तो आधा इफेक्ट है उसके ऊपर, या फिर उसके बॉडी पे कोई मार्क्स भी ऐसे बन जाते हैं जब उसके ऊपर कोई नेगेटिव ऐसे तंत्र विद्या हुई हो तो। और हर एक के ऊपर तंत्र विद्या नहीं होती, वो भी कुंडली से पता हम लगा सकते हैं कि वो योग आपके कुंडली में बन रहे हैं कि नहीं, तभी वो इफेक्ट होगा, वरना इफेक्ट सब पे नहीं होगा। ओके जी, ग्रेट। दूसरा लोमेश भाई, मुझे आप अपनी जर्नी से और अपने जितनी भी नॉलेज है उस हिसाब से क्या हमारे व्यूअर्स को ऐसा बता सकते हो कि अगर लाइक किसी ज्योतिष के पास जाना भी, वो भी एक डेस्टिनी हो सकती है? बिल्कुल। बट शायद अगर वो हमारे पॉडकास्ट पे रुक के अगर देखता है तो मतलब आप उनको क्या गाइड करोगे कि मतलब बेसिक लाइफस्टाइल में क्या चेंज लाया जाए जिसके कारण उनकी लाइफ स्मूथ हो सकती है? तो मैं यहाँ पे है ना अपने व्यूअर्स को कुछ रिचुअल्स बताना चाहूँगा। वो रिचुअल्स फॉलो करने से उनका जीवन काफ़ी चेंज होगा, पॉजिटिव होगा। मैंने भी अपने जीवन में अपनाया है और उससे मुझे मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंज, पॉजिटिव चेंज मुझे मिले। तो मैं उसमें है ना कुछ वास्तु की भी चीज़ें बताऊँगा एंड ज्योतिष की भी चीज़ें बताऊँगा, जो करने से बहुत हेल्प होगी उनको। तो सबसे पहले मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो वो क्या करे, पहले दान का महत्व बहुत कहा गया है हमारे शास्त्रों में, दान करना। तो डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेगुलर बेसिस पे इंसान डोनेशन करता है और उसमें भी वो महीने में 3 बार डोनेशन, जो मैं सबको बताता हूँ कि वो अमावस्या पे डोनेशन करे अपने पितरों के लिए, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है लाइफ में। तो खीर का दान या खीर की वस्तु का दान अमावस्या पे करे, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा दान पूर्णिमा का बोलूंगा मैं, जहाँ पे वो फ्रूट्स का डोनेशन कर सकते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं उसका डोनेशन कर सकते हैं। या फिर पूर्णिमा पे अगर कोई इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो तो पानी में उस इंसान को माफ करके, माफी मांग के पानी में बहाने से भी एक बहुत अच्छा एक रेमेडी है। यानी पूर्णिमा पे डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा दान संक्रांति जो आती है, हर महीने आती है, जैसे मकर संक्रांति पे हम डोनेशन करते हैं, जैसे हर महीने सूर्य अपनी राशि चेंज करता है, तो वो आपको गूगल से मिल जाएगा संक्रांति कब है, उस दिन भी डोनेशन किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे गुड़ का, तल का दान किया जाता है, गेहूं का दान किया जाता है। तो ये 3 दान अगर इंसान रेगुलर करता है तो उस डोनेशन से उसकी लाइफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंप्रूव होगी। ये करके देखने वाली बातें हैं, करेंगे तो बात पता चलेगी।
दूसरा रिचुअल जो मैं बोलता हूँ कि अर्ली उठे, जल्दी उठे। अब जल्दी उठने का पीछे रीजन क्या है? जल्दी इंसान जब उठेगा और मॉर्निंग वॉक करेगा तो फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। अब फ्रेश ऑक्सीजन मैंने बोला जुपिटर है तो उसका गुरु ठीक होगा। और अब हॉरोस्कोप में ऐसा कहा जाता है कि अगर गुरु प्लैनेट भी अगर आप ठीक कर लो तो जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि गुरु ग्रह है ना, अपना वेल्थ, बच्चे, एजुकेशन, हमारा भाग्य एंड हमारा ग्रोथ, वो सब कुछ एक 4 से 5 हाउसेस को गुरु रिप्रेजेंट करता है। तो जब गुरु ठीक होगा तो सब ठीक होगा। इसलिए जल्दी उठना और इवन टेम्पल जाना अगर पॉसिबल हो तो रोज टेम्पल जाना, वो आपका जीवन बदल सकता है। तो सुबह उठ के अर्ली वॉक, डीप ब्रीदिंग, गुरु को ठीक करने के लिए, रोज टेम्पल जाने के लिए। उसके बाद मदर फादर से अच्छे रिलेशन, क्योंकि सूर्य एंड चंद्र मदर फादर ठीक रहे तो ल्यूमिनरीज ठीक रहे तो जीवन में प्रकाश रहेगा, जीवन में पॉजिटिविटी रहेगी। मदर फादर के आशीर्वाद रखे, अच्छे रिलेशन रखे, जुड़े हुए रहे। हमारे जो बुजुर्ग है ना, दादाजी वो राहु है, नाना जी केतु है। अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई तो दादाजी और नाना जी से मुलाकात ही नहीं, लेकिन उनके लिए अगर वो है तो उनका रिस्पेक्ट, उनसे बैठ के बातें, या फिर उनके लिए क्या अमावस्या का डोनेशन है। शुक्र, सब कुछ बोलेंगे तो ये सब रेमेडी बता रहे हो, पैसों की रेमेडी तो बता ही नहीं। तो कोई भी जो लेडी है ना वो शुक्र है बेसिकली, शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एक लेडी की रिस्पेक्ट करना, अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करना, उससे शुक्र अच्छा होगा। घर को अच्छी तरीके से क्लीन करना, शुक्र ठीक होगा। एंड जो गाय है ना वो कामधेनु, गाय की सेवा बोली गई है इसलिए गाय को चारा डालना बोला गया, तो उससे शुक्र प्लैनेट ठीक रहता है। ओके। केतु जो है उसको कुत्ता बोलते हैं, कुत्ता रिप्रेजेंट करता है केतु को। तो कुत्ते को खाना देना जिससे कोई काम नहीं अटके, इसलिए हमारे तो शास्त्रों में ट्रेडिशन में ही था कि रोज गाय को एंड कुत्ते को खाना देना, इसलिए था। जिससे क्या है, शुक्र एंड केतु ठीक रहे। शनि को ठीक करने के लिए जैसे मैंने बोला, डिसिप्लिन मेंटेन करो, पर्टिकुलर टाइम पे उठो, पर्टिकुलर टाइम पे काम करो, पर्टिकुलर जगह पे किसी को बोला है तो सही काम करो। क्योंकि शनि है, शनि कारक किसका है? शनि न्याय का देवता है, तो उसको सब सही चीजें पसंद है। अगर शनि की दशा चल रही है एंड आप डिसिप्लिन में नहीं हो, गलत काम कर रहे हो, तो शनि अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। अगर मंगल की दशा चल रही हो तो आपको स्पोर्ट्स करना बहुत जरूरी है, आपको दौड़ना जरूरी है, आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो हर एक प्लेनेट जैसे जैसे अपनी दशा बदलते हैं, जैसी दशा चल रही हो आपको वैसा ही बिहेव करना होगा। पहला सूत्र ये, तो उससे वो प्लेनेट ठीक होते हैं। तो मैंने काफी प्लेनेट के बारे में बताया कि वो कैसे ठीक रहेंगे। राइट। दूसरा मुझे ये जानना है रोमेश भाई कि लाइक हर एक साल मतलब कोई ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहीं सुना था अभी 2024 का साल शनि का साल है, तो इस साल के लिए कोई आपका मतलब सजेशन है कि कैसे अपना साल, मतलब अभी जो बाकी के 6 महीने हैं बिल्कुल बिल्कुल उसमें कैसे काम किया जाए या फिर कैसे अपना बिहेवियर चेंज किया जाए? बिल्कुल। तो जैसे हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंटेशन करता हुआ साल भी है, तो कैसा है कि यत पिंड तथा ब्रह्मांड मैंने बोला था आपको। तब देखना कि अभी जैसे मंगल राहु साथ में है तो बहुत सारी जगह पे आग लग रही है, बहुत सारे झगड़े हो रहे। और अभी सारे प्लैनेट्स आप देखोगे तो गुरु ग्रह कहाँ बैठा हुआ है? मीन राशि में बैठा हुआ है। शनि कहाँ बैठा हुआ है? 11वीं नंबर राशि में बैठा हुआ है। तो सारा साउथ ईस्ट वाले पट्टे पे पूरे वर्ल्ड में अभी कोई ना कोई एक्शन चल रहा है, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं क्या हो रहा है। तो क्या है कि जैसे जैसे प्लैनेट वहां पे मूव करते जाते हैं उसी एरिया में हमें एक्शंस देखने को मिलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्लैनेट जैसे जैसे हर एक साल बदलते हैं, जैसे शनि का जो साल है तो आप देखो ना ऑयल या फिर स्टील का भाव उस साल बढ़ेंगे। तो उस तरीके से शनि का जो समय है, तो शनि जिस चीज को दर्शाता है, शनि दर्शाता है टाइम को। तो टाइम पंक्चुअल होना, टाइम पे रहना एंड हार्ड वर्क। शनि हार्ड वर्क बोलता है, शनि बोलता है कि आप मेहनत करो मैं आपको फल दूंगा। डिले दे सकता हूँ लेकिन डिनाइल नहीं करता शनि महाराज। तो काम एक्शन लोगे उसका फल आएगा ही आएगा। राइट, ओके। सो लोमेश भाई आपने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया, तो अभी मैं पूरा कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि लाइक हमारे मतलब जितने भी बड़े लोग हैं, मतलब मम्मी पापा हैं, उनके भी दादा दादी है, तो हमने बहुत बार सुना है कि मतलब फर्स्ट रोटी हम गाय की निकालते हैं। तो अभी ये सारे कर्मास कैसे ग्रह के साथ कनेक्टेड है, और पहले जो ये लोग करते थे तो उनकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स ही नहीं थे, तो शायद इतने सारे प्रॉब्लम्स बढ़े क्योंकि हम हमारे कर्म भूल गए जो हमें एक्चुअल में करने थे।
वो आपने डिटेल में समझा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरे कुछ अभी मुझे मिथ्स के बारे में आपके साथ बात करनी है कि ये जो आपने एस्ट्रोलॉजी बताई, तो एक मिथ है कि ज्योतिष के पास नहीं जाना चाहिए, वो लूट लेंगे, या फिर मतलब एक बार जाओगे तो बार बार जाना पड़ेगा, हर 6 महीने के बाद नए प्रॉब्लम्स बताएंगे आपकी लाइफ में और आपसे पैसे ले जाएंगे। तो इसके बारे में आपको क्या पता है? सो व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ज्योतिष या फिर वास्तु, अब बहुत सारे मिथ्स है लोगों के मन में कि वास्तु में बहुत सारा तोड़ फोड़ करवाएंगे, खर्चा करवाएंगे, मन में वहम डाल देंगे, एस्ट्रोलॉजर बहुत डराएंगे और डरा के आपसे पैसे लूट लेंगे। सो ऐसे प्रैक्टिसेस बहुत हुए हैं हमारे देश में, इसी वजह से लोग इतने डरते भी हैं। सो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि एक अच्छे ज्योतिष के पास जाना, अरे वास्तुशास्त्री के पास जाना, वो बोलते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है जाना। लेकिन पहचानोगे कैसे कि भी कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो मैं उनको एक है ना एक टूल देना चाहता हूँ या फिर एक टिप देना चाहता हूँ कि आप जब जाओ तो आप है ना सबसे पहले अपना हॉरोस्कोप देने के बाद अपने प्रॉब्लम्स खुद मत बताओ। अगर वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा ना तो आपको प्रेडिक्ट करेगा। अगर प्रेडिक्शन उसको अच्छा आ रहा है मतलब कि उसको नॉलेज है। अगर प्रेडिक्शन सही वो दे एंड 10 प्रेडिक्शन अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओ तो फिर आप उपाय उससे ले सकते हो। पर पहले कोई जो उपाय लो वो बेसिक उपाय लो, डायरेक्ट एडवांस रेमेडी या एडवांस पे मत जाओ जहाँ में ज़्यादा खर्चा हो। आप बेसिक उपाय लो, आप हफ्ता 10 दिन करो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे फॉरवर्ड करो, जिससे आपको लूटा गया हो या फिर आपके पास मतलब आपको बुरा एक्सपीरियंस हो ऐसा आपको भी ना हो। मैंने अपनी प्रैक्टिस में इसलिए है ना साल भर की कंसल्टिंग रखी कि मेरे पास इंसान जब आता है तो एक ही बार फी देनी है, वो 1 साल तक कंसल्टिंग ले सकता है। और उनको मैं पहले बेसिक रेमेडी बताता हूँ, डूज एंड डोंट्स बताता हूँ, उससे जब आउटपुट आते हैं तब हम नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं। जैसे क्या होता है कि एक ट्रस्ट बढ़े, क्योंकि इस फील्ड में ट्रस्ट लाना मुश्किल रहता है। जैसे ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए प्रेडिक्शन आपको देने। जब एस्ट्रोलॉजर अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो प्रेडिक्शन देगा, सिम्टम बताएगा, चीजें एक्यूरेट बताएगा, तब आप उस पर भरोसा कर सकते हो। उसके बिना भरोसा आप नहीं करो। दिस इज हाउ यू कैन सेव योरसेल्फ। ओके। दूसरा नुमेश में मुझे जानना है कि कई बार हम लोगों ने बहुत लोगों से मुंह से ऐसा भी सुना है कि इसकी कुंडली गलत है, मतलब बुरी है। तो क्या सच में कुंडली बुरी हो सकती है? ये भी एक मतलब मुझे लग रहा है मिथ है। तो ये भी एक मिथ है। कोई भी कुंडली अच्छी बुरी नहीं होती। ओके। उसके लिए वो कर्म लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई पढ़ाई अच्छी शायद नहीं कर पाया, ऐसा कुंडली पे है, लेकिन उसका स्पोर्ट्स वो अच्छा कर पाया, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ तो अच्छा होगा ना। तो मेरा कुंडली देखने का जो नजरिया है, तरीका है कि उसमें अच्छा क्या है ढूंढो वो, और जो अच्छा है ना उस पर उसको मेहनत करो और उसको बैलेंस कराओ। जो नेगेटिव उसको बैलेंस कराओ और जो पॉजिटिव उसकी स्ट्रेंथ तो हो, कुछ तो ऊपर वाले दी होगी ना, जन्म दिया है तो उसी स्ट्रेंथ से वो सक्सेस पा सकता है। शायद ऐसा हो सकता है कि वो पढ़ाई अच्छी ना करे, लेकिन शायद वो ऐसा भी हो सकता है कि वो गोल्फ अच्छा खेल ले, ऐसा हो सकता है कि वो मिलिट्री में अच्छा कर ले, ऐसा हो सकता है पॉलिटिक्स में वो अच्छा कर ले। राइट। तो पॉजिटिव चीजें देखना, उस चार्ट में से निकालना, वो एक कला है। ओके। दूसरा मिथ ये है वास्तु के लिए मेरे, आप मुझे भी पूछना है आपको कि कई बार क्या होता है कि कोई कंसल्टेंसी लेता है और उनको बोलता है कि भाई आपने तो मतलब दरवाजा ही गलत चुन लिया है, मतलब एंट्रेंस ही गलत है आपकी जी, और उसका तो इन्वेस्टमेंट हो गया, अभी वो क्या करेगा? तो मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मतलब आपका क्या सजेशन है उसके? जी बिल्कुल, कि जब एक प्रीमाइसिस बन गया, घर बन चुका है, फैक्ट्री बन चुका है, इंडस्ट्री बन चुका है, तब उसको तोड़ना फोड़ना मतलब इट्स वेरी कॉस्टली। अगर एक वॉशरूम भी अगर आपको इधर उधर करना हो तो वो 4-5 लाख होगा आपका। तो है ना, हमने कुछ ऐसे चीजें डेवलप की है, ऐसे यंत्र बनाए हैं कि आप सिर्फ उसको रखने से उसकी नेगेटिविटी वहां से एब्सॉर्ब कर सकते हैं। जैसे मानो कि दरवाजा आपका गलत बन चुका है, तो उस गलत वो एंट्री की एनर्जी हम उसको वहां ही रोक दे, तो वो हम कर सकते हैं। या फिर वहां से एनर्जी लेनी हो, जैसे आपको अगर सूट कर रहा है नॉर्थ या फिर साउथ ईस्ट, तो वहां से एनर्जी लेने के लिए हमने वर्चुअल एंट्री के तरीके डेवलप किए, तो वहां से हम एनर्जी ले सकते हैं। तो एक मिनिमम कॉस्ट में आप एक अच्छा सा वास्तु अलाइन प्रीमाइसेस आपका बना सकते हैं। तो उसके लिए ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं होता है। हाँ, एडवांस कुछ अगर किसी को यंत्र करने हैं, जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस दूर करना है या फिर बहुत अच्छा इनकम सोर्स, उसके लिए शायद कुछ कॉस्टली यंत्र भी होते हैं। लेकिन बेसिक बैलेंसिंग अगर करना हो किसी को, जैसे वॉशरूम गलत जगह पे है, एंट्री गलत जगह पे है, उसके लिए कोई ज्यादा इतना कॉस्टली खर्चा नहीं होता है और आप इजीली उसको अलाइन और बैलेंस कर सकते हैं। ओके। सो अभी तक के जितने भी मिथ्स थे ये मेरे माइंड में थे, तो मैंने आपसे पूछ लिया।
बट आपके एक्सपीरियंस से इसके बाहर का कुछ है जो आप शेयर करना चाहोगे, लोगों का मतलब भ्रम दूर करना चाहोगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो आप बता सकते हो? सो बेसिकली मैंने देखा है कि लोग हैं बहुत सारे मिथ्स लेके बैठे हैं, मतलब उसका कोई अंतर नहीं है इस फील्ड में। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव करवा रहे हो, घर बना रहे हो, घर जो होता है ना, इंसान सबसे बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट इंसान कहाँ करता है? घर में करता है। 2 करोड़ 5 करोड़ के बड़े बड़े मकान लेते हैं, उसमें इंटीरियर लाखों रुपए का लोग करवाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें से 1% रुपया आपको एस्ट्रोलॉजर या फिर एस्ट्रो वास्तु के लिए देना चाहिए। मतलब उसको समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, कौन सा बेडरूम सूटेबल है, कौन सी जगह सूटेबल है। क्योंकि आजकल क्या होता है, मेरे पास ना बहुत लोग बनने के बाद आते हैं, बन चुका है और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फिर बोलते हैं कि हम इस घर में जाने के बाद हमें बहुत तकलीफ है। और जब मैं जाके देखता हूँ तो लगभग बहुत सारी चीज़ें उल्टी होती है, फिर उसको चेंज करना, उसको हटाना, उसको अलाइन करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैं बोलता हूँ पहले ही आप बैलेंस कर लो, पहले ही जान लो, वो सबसे बेस्ट है। दूसरा, अगर नहीं है तब बाद में भी अलाइन करवा सकते बिना तोड़ फोड़। तो जो भी तोड़ फोड़ के सजेशन देते हैं उसमें मत जाओ, उसको बैलेंसिंग नेचुरली हम कर सकते हैं। कई चीज़ों का नहीं कर सकते, जैसे कलर गलत हो गया तो उसको चेंज शायद करना पड़े, लेकिन नॉर्मली चीज़ों को अलाइन हम कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। एंड मिथ में बहुत सारे मिथ्स है कि नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर हो या फिर साउथ ईस्ट में ही किचन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हर एक इंसान का अष्टक वर्ग चेक करके हम देख पाते हैं कि उसको शायद वेस्ट में भी किचन सूट होता या साउथ वेस्ट में भी सूट होता। तो वो बहुत ही एक्यूरेट एंड एक्यूरेट अगर लेना हो तो वो बहुत ही एक प्रॉपर कंसल्टिंग ही उसको सूट करेगी। लेकिन वास्तव में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो लोग घर पे अपने चेंज करके या फिर सुधार के कुछ चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं, है ना। तो मैं ना पहले उसके कुछ सिम्टम बताता हूँ। जैसे एग्जांपल कि अगर राहु ग्रह अगर बुरा प्रभाव दे रहा हो कुंडली में, तो उसके घर में क्या खराब होगा? तो उसके घर में है ना आपको बिगड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाएगी बहुत सारी, और सीलन आती होगी। इन 2 चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि राहु ग्रह यहाँ पे बुरा प्रभाव दे रहा है। तो बिगड़ी हुई लाइट्स बदलवा दो, पानी का नल जो बह रहा है उसको ठीक कर दो। आपकी जो दहलीज है ना वो राहु है, घर का दरवाजा वहां पे क्रैक होगी, उसको ठीक कर लो। ओके। तो वो 3 चीजों से राहु ठीक हो जाते हैं। अगर हम देखें शनि महाराज बुरा प्रभाव दे रहे हैं, तो उसके घर में पुराने बहुत 50 साल पुराने चीजें पड़ी होगी जो इसका यूज कुछ नहीं है, लेकिन बोले ये मेरे है ना दादाजी का है, उसको मैं नहीं निकालूंगा। ऐसे बहुत सारे पुरानी चीजें स्टोर करके रखी है, उसकी वजह से उनके घर में प्रॉब्लम है। वो डीक्लटरिंग करने से उनका वास्तु ठीक होता है। डीक्लटरिंग ही आधा वास्तु ठीक कर देता है, नेगेटिविटी। अगर उसको मंगल बुरा प्रभाव दे रहा है तो घर में आप देखोगे कि बहुत सारे लाल कलर किया है घर, या फिर किचन का गलत जगह पे है, तो वो मंगल ग्रह उसको ठीक करना, बैलेंसिंग इज वेरी फायर का बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मरकुरी बुरा प्रभाव दे रहा है तो बिगड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में उसमें फोन होगा बिगड़े हुए, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन है, वो बिगड़े हुए घर में पड़े हैं, या फिर किताब फटी हुई पड़ी है तो वो सब मरकरी खराब है ऐसा दिखाता है। तो उसको ठीक कर ले तो वहां पे मरकरी प्लैनेट ठीक होता है। बेडरूम है ना वो क्या है, शुक्र है। तो बेडरूम ठीक नहीं हो या गंदा रहता हो या बेडरूम क्लटर्ड हो, वो दिखाता है कि शुक्र खराब है। तो बेडरूम ठीक रखने से शुक्र ग्रह ठीक रहता है। टॉयलेट्स क्लीन रहने चाहिए बहुत, क्योंकि वो राहु केतु है। पहले तो टॉयलेट घर में बनते ही नहीं थे, लेकिन अब ऑप्शन नहीं। तो टॉयलेट्स की रेमेडी बहुत मस्ट हो जाती है, क्योंकि वो सबसे बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। एंड एंट्रेंस का प्रभाव 40% है, तो एंट्रेंस एंड टॉयलेट की रेमेडीज मिनिमम करनी चाहिए, क्योंकि टॉयलेट डिस्पोजल है। अगर आपकी वेल्थ की डायरेक्शन में टॉयलेट बना हुआ है तो वेल्थ आप नहीं बना सकते। अगर कर्म के जोन में टॉयलेट है तो कर्म आपके सही नहीं रह सकते। तो मिनिमम कुछ ना करे तो टॉयलेट्स एंड एंट्री, इतना तो उनको बैलेंस करके रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच योगेश भाई हमारे शो में आने के लिए, और आपने जैसे डिवाइन को लॉजिक के साथ कनेक्ट किया और बहुत मिथ्स से जो आपने फैक्ट्स के साथ कनेक्ट किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच रेडिकल टॉक शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।